निर्मल सर शानदार लग रहे हैं। तो निर्मल सर स्वागत है आपका। और नंबर 202 सर बैठे, हाथ खड़े करो अगर आवाज आ रही है तो। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। कौन कौन सो गए हैं वो हाथ खड़ा करो। सो गए हैं, देखो 5-7 लोग तो उसमें भी हाथ खड़ा कर ही दिए। मैं सबको देख पा रहा हूँ, ध्यान रखना। आपकी आवाज भी मुझे सुनाई दे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं भी आपसे क्लासरूम में जुड़ा हूँ, ऐसा मुझे फील होगा। और अगले 10-15 मिनट कुछ बातें आपके साथ में, अनुभव के साथ में शेयर करूंगा, तो उस पर आप पूरा ध्यान देंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है। आप में से ऐसे कौन कौन है जो अभी ऑलरेडी उत्कर्ष में पढ़ रहे हैं, वो आप खड़ा करें। जो ऑलरेडी उत्कर्ष में भी पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, सीधा हाथ खड़ा करो, राइट हैंड। अच्छा, इतने सारे बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ऐसे कौन कौन है जिनको हर हालत में सिलेक्शन पाना है, वो हाथ खड़ा करो। आप में से जो बैठे हैं उनको सिलेक्शन लेना ही है। सिलेक्शन अपने काम खड़े हो जाते हैं, सिलेक्शन जाता है लड़का अच्छा है। तो कुमार किसी को माइक दो। मेरा जो क्वेश्चन है, कोई भी 2-3 लोग फटाफट से उसका उत्तर दीजिए कि कौन सा वो एग्जाम देने जा रहे हैं और उसमें सिलेक्शन उनको क्यों चाहिए। सबका क्यों क्लियर होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। वाई क्लियर होगा तब आपका हाउ, कैसे, ये दूसरे नंबर पे आएगा। नमस्कार सर। हाँ सर, यूपीएसआई में सिलेक्शन चाहता हूँ। यूपीएसआई में सिलेक्शन चाहते हो, क्यों चाहते हो, वाई? सर, जब मैंने 12th पास किया तो मेरा नर्सिंग में मतलब एडमिशन हो गया था। लेकिन सर शुरू से ही मैंने मतलब पुलिस वाला कल्चर देखा, वो रुतबा देखा, तो मेरा मन हुआ जाने को, इसलिए मैंने एडमिशन ले लिया उसमें, नर्सिंग में, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था मेरा। इंटरेस्ट था मेरा पुलिस में, तो जाना भी उसी में। हाइट वेट भी अच्छी है, शरीर भी अच्छा है, सैलरी भी अच्छी है, ऊपर की आमदनी भी अच्छी है, शरीर भी अच्छी है, हाइट भी अच्छी है, पर्सनालिटी मैच करती है, तो सब इस वजह से उधर मैं एग्जाम हुआ है और फील्ड में मुझे काम करना है, इसी वजह से, ताकि मैं सेवा कर सकूं। इस वजह से रुतबा या सेवा दोनों में नहीं, सेवा तो मेरा पहला कर्तव्य है, रुतबा तो मिल जाएगा। सेवा करने से भी रुतबा आता है ना, वो थोड़ा अलग ही प्रकार का रुतबा होता है, सही है कि नहीं? सेवा से ही रुतबा आएगा, जब सेवा करूंगा तभी लोग अच्छा समझेंगे। और किसी को माइक दीजिए और बताइए, कोई कौन सा एग्जाम तैयारी कर रहा है, क्या बनना है। नमस्ते सर, मेरा नाम स्तुति शुक्ला है। मैं फिलहाल बीए सेकेंड ईयर में हूँ। सर, मैंने जब कोचिंग ज्वाइन की थी, मैं ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है यहाँ पे। मैंने सीएचएसएल के लिए किया था, अभी सोच के कि क्योंकि अभी सीजीएल दे नहीं सकते हैं, सीजीएल का केवल टारगेट किया था। सर एक्चुअली फाइनेंशियली भी कह सकते हैं स्थिति वीक है, और खुद को जल्दी से हमको मतलब जल्द से जल्द अपने आप को स्टेबल कंडीशन में करना है। हम ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, टीचिंग करते हैं शाम में, लेकिन सर हमें एक स्टेबल व्यवस्था चाहिए जिससे हम सिविल सर्विस की तैयारी कर सकें। हम सुनते हैं सबको, हम भी काफी ज्यादा इसके लिए मतलब अप्रिशिएट होते हैं कि सिविल सर्विस में जाना है, लेकिन ये मेरा फैसला है कि हम अपने पैसे से तैयारी करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे और अपने पैसे से तैयारी करेंगे। इस वजह से हमको ये जॉब चाहिए थी। जिसको लगता है मेरा क्यों बहुत सॉलिड है, मतलब मेरा क्यों मुझे सिलेक्शन चाहिए,
क्यों मुझे ये बनना है, ये बहुत सॉलिड है, मतलब पहले से दिमाग एकदम तय है। जिसका ये क्यों सॉलिड नहीं होगा वो सिलेक्शन नहीं पा सकता, मैं आपको बता रहा हूं। सर फाइनली सिविल सर्विस करके सेवा ही कर दी, लेकिन वहां तक पहुंचेंगे कैसे? पहुंचने का भी तो तरीका इजीली शो करना है, एक इजीली तरीका लेना है। इस वजह से सीएचएसएल और सीजीएल पे बोल है। और बताइए कोई जिसको लगता है सर मेरा क्यों मजबूत है, क्यों के पीछे एक स्टोरी होना चाहिए, क्यों के पीछे कुछ लिखना चाहिए। सर प्रणाम सर। हाँ। सर मैं गांव से बिलोंग करता हूं और मैं 8 जुलाई 2016 का प्रयागराज आया हुआ हूँ। जब मैं पहली बार प्रयागराज आया था तो मेरा ही जुनून मतलब इतना जज्बा था, मतलब गांव से बिलोंग करता था, मतलब ऐसा मतलब कुछ कोई भी जानकारी नहीं थी हमें कि क्या करना है, कैसे करना है। जब मैं पहली बार आया था तो यहाँ पे जब मैं आया तो मैं सोच रहा था कि चलूंगा एग्जाम में ऐसे तैयारी करके एसएससी सीजीएल क्रैक करके पहले इंडिविजुअली सब्जेक्ट पढ़ता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, मतलब उस हिसाब से तैयारी करते ही रहे। तब मैं गांव का अपने गांव में ऐसा सीनियर लड़का हूँ कि मैं मतलब कुछ कर जाऊंगा तो मेरे गांव वाले भी देख के कुछ कर जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। इनका क्यों जो है वो क्लियर है कि, और आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिनके गांव में या जिनके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर रहा होगा। ऐसे कौन कौन है जिसके परिवार में वो पहला होगा अगर सरकारी नौकरी में होगा, उसकी फैमिली में फर्स्ट होगा, तो आप बहुत सारे तो क्यों जो है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक समय का सब सोच रहा था कि एसएससी सीजीएल क्रैक करूंगा, आज समय है कि यूपी पुलिस में लगा हुआ हूं और सेलेक्ट हो जाऊंगा। अब ठीक है कहाँ देख रहे हो, उधर बैठते तो देखते सेकंड वाले में है लेकिन बहुत आ गया पीछे। ऐसा करके क्यों जो है वो क्लियर बना सब कुछ इस तरीके से सब ठीक है। तो कई लोगों का रिव्यू क्यों होता है, क्लियर होता है। जैसे मैं पीएससी के एग्जाम वाले बच्चों से पूछता हूँ कि ऐसा मुझे अपने व्यक्तिगत सरकारी योजनाओं को लेना है, एक पद प्राप्त करने के पश्चात जो है लोगों के जीवन में बदलाव लेके आता है। इस प्रकार से भी बच्चों में दिमाग में क्लियर होता है। तो क्यों जब क्लियर रहेगा, कैसे अपना भी, अभी अभिषेक जी ने आपको बताया, कुमार सर ने बताया, अक्षर सर ने बताया किस प्रकार से कैसे हम तैयारी करेंगे, सब कुछ बहुत डिटेल के अंदर जो है वो चर्चा होती है। एक प्रश्न जो है चल रहा था, कुमार भी जब प्रश्न करा रहे थे, एक जन ने प्रश्न पूछा कि निर्मल सर कैसे मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन देखा था मैंने, समय प्रबंधन कैसे करते हैं, ये एक प्रश्न था। समय प्रबंधन के लिए आपको भी सबको ध्यान देना है, साथ ही बच्चों को भी ये पता रहना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और टाइम मैनेजमेंट दिन भर की टाइम टेबल बना के उसको बहुत अच्छी तरीके से एक पॉइंट को लेते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। मैं जब छोटा था तो हमारे गुरुजी है, उन्होंने लेके बोला कि तुम आजकल रोजाना एक्सरसाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो। मैं रोजाना 1 घंटा एक्सरसाइज करता था, 9, 10, 11 तक कुछ भी लेके जाए। तो 10 क्लास का था, बोर्ड का एग्जाम था। तो मैंने कहा नहीं आजकल नहीं कर पाता हूँ, बहुत व्यस्त रहता हूँ मैं, स्कूल है, कोचिंग है, पढ़ाई है, बोर्ड का एग्जाम है, ऐसा करके था। तो मेरे को कहा मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ इसलिए मैं नहीं कर पाता। तो उन्होंने एक बात कही जो मेरे जीवन का मूल मंत्र बन गई, और हो सकता है आपके जीवन का भी मूल मंत्र आज से बन सके वो बात। उन्होंने कहा कि तुम व्यस्त रहते हो कि अस्त व्यस्त रहते हो, व्यस्त हो कि अस्त व्यस्त हो, क्योंकि व्यस्त व्यक्ति तो हर काम के लिए समय निकाल पाता है, अस्त व्यस्त व्यक्ति नहीं निकाल पाता है। वो लाइन जो है वो मेरे को क्लिक करी, उसके बाद में मैं व्यस्त बना, किस समय क्या करना है अपना टाइम टेबल बनाया, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है वो बहुत कड़ाई के साथ में चला। और आज की तारीख में मैं अभी सुबह से मैं मेडिटेशन भी कर चुका हूँ, मैं सुदर्शन क्रिया भी कर चुका हूँ। सुबह 9 बजे मेरे यहाँ पे घर पे कुछ मेहमान ब्रेकफास्ट पे भी आ चुके हैं, उनको ब्रेकफास्ट भी करवा चुका हूँ। और समय पे मैं सेमिनार जो है वो भी मैं अटेंड कर चुका हूँ, पिछले 1 घंटे से मैं सुन भी रहा हूँ। और उसके बाद की भी मेरी दिन भर की योजनाएं सारी पहले से तय है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना टाइम टू टाइम चलता हूँ। तो आप भी बच्चों जो है अपनी टाइम टेबल जरूर बनाएं और टाइम टेबल को फॉलो करें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है।
दूसरा जो है अभी वैकेंसीज नहीं है, फिर भी तैयारी करनी होती है। कई सारी जैसे आपके यूपी स्टेट की तो वैकेंसी आ ही नहीं रही अभी, ना सुपर टेट की है, ना टेट की है, सब इंस्पेक्टर की भी नहीं है, वैकेंसीज नहीं है। और कई बच्चे होंगे जो वैकेंसी आने के बाद तैयारी शुरू करें। कई बच्चे अभी कोचिंग ज्वाइन भी कर लेंगे लेकिन उनका दिमाग पूरा पढ़ने में नहीं लगेगा, वो सोचेंगे अभी वैकेंसी तो है ही नहीं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे विद्यार्थी ध्यान दीजिए, वैकेंसी आ भी जाएगी चली भी जाएगी, कोई फायदा नहीं मिलेगा अगर जम के तैयारी नहीं की गई। इसलिए अपने को मजबूत करिए, धैर्यवान बनना बहुत जरूरी है। एक चाइनीज बैम्बू की छोटी सी मैं कहानी आपको सुनाता हूँ, और उससे क्या सीख मिली आप एक्टिव रहना, मुझे बताना, कोई भी 4-5 बच्चे उसमें बताना। चाइनीज बैम्बू आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना, स्टोरी ऑफ चाइनीज बैम्बू। बैम्बू मतलब बांस का पेड़। चीन के अंदर एक बांस का पेड़ होता है, बहुत उसका चौड़ा तना होता है, आपके रूम जो है उससे भी चौड़ा तना। उस एक ही पेड़ से, उस चाइनीज बैम्बू के एक ही पेड़ से कई सारे चेयर्स और टेबल्स और मतलब कई सारा पलंग और ऐसे फर्नीचर बहुत सारे बना सकते हैं, इतनी सारी लकड़ी उसमें से निकलती है। वो 80-85 फीट का हाइट का होता है, 80-85 फीट ऊंचाई का चाइनीज बैम्बू का वो पेड़ होता है। लेकिन आपको पता है चाइनीज बैम्बू का पेड़ का जो बीज है, वो बीज जब धरती पे उसको आप रोपण करोगे, डाल दोगे, उसको उचित खाद, पानी, सूर्य प्रकाश सब दोगे, लगातार देते रहोगे और उसको देखोगे हफ्ते भर बाद में तो उसमें से बिल्कुल भी अंकुरन नहीं निकला होगा। महीने भर बाद देखोगे तो भी अंकुरित नहीं होगा, 2 महीने बाद भी नहीं होगा, 6 महीने बाद भी नहीं, 1 साल बाद भी नहीं, इवन 5 साल तक लगातार आप देखोगे, रोजाना उसकी सेवा करो, सब कुछ लेके है, लेकिन 5 साल तक छोटा सा भी 1 सेंटीमीटर भी उसके अंदर से प्रस्फुटन नहीं होता है, अंकुरित नहीं होता है। लेकिन जैसे ही 5 साल बीत जाते हैं, बहुत गौर से सुनना इस बात को, 4 बातें बताऊंगा, उसमें से कौन सी बात पकड़ के जाते हो, बात आपका जीवन बदल सकती है। 5 साल के बाद में उसमें से अंकुरन होना शुरू होता है, वो अचानक से 1-2 सेंटीमीटर दिखता है, उसके बाद में 1-2 इंच होता है, सप्ताह भर के अंदर 1-2 फीट हो जाता है, अगले सप्ताह में 5-10 फीट हो जाता है, ऐसे लगातार बढ़ता रहता है। और 7 सप्ताह के अंदर अंदर लगभग 50 दिन के अंदर अंदर वो चाइनीज बैम्बू जो है 80-85 फीट का हाइट का हो जाता है, 80 से 85 फीट ऊंचाई का होता है। मेरा क्वेश्चन है कि ये 80 से 85 फीट का हाइट का चाइनीज बैम्बू, इतना बड़ा तने वाला चाइनीज बैम्बू, 5 साल तक इसकी ग्रोथ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। किसान भी बड़ा परेशान ही हुआ होगा भले, लेकिन यहाँ पे आपको किसान का क्या दिखता है, धैर्य दिखता है, पैसेंस दिखता है, बोलो दिखता है नहीं दिखता है? 5 साल तक उसने पैसेंस पूरा रखा। और आपको क्या लगता है क्या 5 साल तक उस बैम्बू की ट्री की ग्रोथ नहीं हो रही थी क्या? बहुत इंपॉर्टेंट और गहराई का क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। 5 साल तक क्या उस बैम्बू की ट्री की ग्रोथ नहीं हो रही थी, नहीं बढ़ रहा था? कौन बताएगा आंसर? कोई किसी को भी एक को माइक दे दो जो भी पास में हो रही सर। हो रही थी, कैसे बताओ? सर वो जैसे कहते हैं ना कि बेसिक वो अपना कंप्लीट कर रहा था, उसका नीचे की जड़ मजबूत कर रहा था, अपनी जड़ मजबूत हो जाएगी तो आगे चल के वो अपना मजबूती बना सकता है, ऊपर वो बड़ा हो ही सकता है, किसी भी चीज को वो पा सकता है अपने। एक बार जोरदार ताली बजा दें बच्चे के दिमाग में डाल दीजिए, जो भी अभी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, अपने बेसिक्स कवर कर रहे हैं, अपनी नींव मजबूत कर रहे हैं। अगर आपको 80-85 फीट का मजबूत और सबसे बड़ा और चाइनीज बैम्बू अगर आपको बनना है तो आपको अपने को समय भी देना पड़ेगा। और चाइनीज बैम्बू जो है 5 साल तक उसकी ग्रोथ ऐसे नहीं कि नहीं हो रही थी, ग्रोथ हो रही थी, लेकिन जमीन के नीचे उसकी ग्रोथ हो रही थी, वो अपने जड़ों को मजबूत कर रहा था। हल्का फुल्का अगर उसकी जड़ होगी तो 80-85 फीट हाइट वाला वो फीट हाइट वाला नहीं बन सकता था वो चाइनीज बैम्बू, और इससे अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था। इसलिए अभी एक बच्ची ने भी कहा, आप सबका भी अलग अलग लक्ष्य है, आपको भी जीवन में यदि बड़ा मुकाम हासिल करना है, आप इतने बड़े कंपटीशन के अंदर चाहते हो कि मुझे सिलेक्शन पाना ही है, तो सिलेक्शन पाने के लिए आपको अपनी जड़ें, अपनी नींव जो है वो आपको मजबूत करनी पड़ेगी। और नींव मजबूत करते समय आपको बहुत धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। और ये चाइनीज बैम्बू की कहानी से हमें ये सीख मिलती है।
अगर ये बात समझ में आ गई हो तो एक बार ताली बजा के मेरी बात दूसरी, जीवन में दो तरह का डर होता है। ये जो मैं टाइम टेबल बनाना, पेशेंस रखना, धैर्य रखना। कई सारे ऐसे होंगे जिन्होंने पिछले 6 महीने साल भर से गांव भी नहीं गए होंगे, लंबे समय से अपने परिवारजन को देखा नहीं होगा, कई सारी शादियां छूटी होगी, कई सारे दोस्तों के बर्थडे त्याग किए होंगे, ऐसे बहुत सारे त्याग किए होंगे। ये है अनुशासन का दर। सब लोग बोलिए कौन सा दर? अनुशासन का दर। एक बार वापस से, कौन सा दर? अनुशासन का दर। अनुशासन का दर, पेन ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। और एक दूसरा दर होता है, वो होता है पश्चाताप का दर, पेन ऑफ रिग्रेट। बड़े बड़े तैयारी करने वाले, जो सिलेक्ट होने वाले बच्चे ना, मैंने कई सारे लोगों के रूम में, क्योंकि देखो 22 सालों से तो अपना कोचिंग चला रहा हूँ, उसके पहले कितना टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, सिलेक्ट होने के स्टूडेंट्स जो है उनका मैं बात बता रहा हूँ, उन सब की कॉमन चीजें जो मैं आपके बीच में बता रहा हूँ। और एक बहुत अच्छा डायलॉग है, मैं आपके लिए लिखा हूँ, सुन लेना। सलाह हारे हुए की, सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद का इंसान को जिंदगी में कभी हारने नहीं देता। तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का इंसान को जिंदगी में कभी हारने नहीं देता। उनके रूम में लगा हुआ मैंने देखा, पेन ऑफ डिसिप्लिन, पेन ऑफ रिग्रेट, बहुत साल पहले से। और अभी तक ये बात, कई बात जो है पुरानी हो गई है, लेकिन बात अभी भी आज की तारीख में भी प्रासंगिक है। अब आप देख लीजिए, आपको जीवन में अनुशासन का दर्द चाहिए, पश्चाताप का दर्द चाहिए। अनुशासन का दर्द जो हंसते खेलते हुए सह जाएगा, वो जो रोजाना प्रैक्टिस करेगा, सारे टेस्ट देगा, जम के मेहनत करेगा, स्टडी करेगा, कई सारे त्याग करेगा, अपनी दिनचर्या बनाएगा, उसके ऊपर कायम रहेगा, ये अनुशासन का दर्द तो होगा उसके ऊपर। लेकिन अनुशासन का दर्द जो है वो पश्चाताप में नहीं बदलेगा। अगर कोई कारण से अनुशासन से काम करते हुए कोई कारण से अगर सफलता नहीं भी मिलेगी ना, तो उसको कम से कम पछतावा नहीं होगा, रिग्रेट नहीं होगा। वो सोचेगा यार कि कोई बात नहीं, ये तैयारी थोड़ी सी और मुझे बेहतर करनी है, मैंने अपने एफर्ट्स को पूरे लगाए, अब और मैं एफर्ट्स लगाऊंगा, और मैं मेहनत करूंगा। मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों को कहता हूँ, बहुत मेहनत करने के बाद भी यदि जीवन में कभी असफलता प्राप्त हो जाए, जिससे स्वयं को असफल व्यक्ति नहीं मान लेना है। असफलता का तात्पर्य केवल इतना है कि सफलता मिलना भी बाकी है। जिस दिन आप सफल हो जाओगे, सारे लोग आपको उस दिन फिर सफल व्यक्ति कहेंगे। तो असफलता का तात्पर्य केवल इतना है कि सफलता मिलना बाकी। आपका 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में मान लो पीएससी नहीं निकल रहा है, चौथे अटेम्प्ट में निकल गया, आप सफल हो गए, उसके बाद में सारे लोग आपको सफल व्यक्ति कहेंगे। आपकी पिछली 3-4 सफलताओं को याद करेगा क्या? कोई नहीं याद करने वाला। इसलिए प्यारे बच्चों, जो मैं कह रहा हूँ, अनुशासन का दर्द, पश्चाताप का दर्द, जीवन भर इसको काट मान लो। कोई भी क्षेत्र के अंदर, कोई मान लो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, कोई मान लो कि खाने पीने का ध्यान नहीं दे रहा है और लगातार उसमें कर रहा है, बाद में अचानक से हॉस्पिटलाइज हो गया, बीमार हो गया, और उसके बाद में पछता है, काश मैं उस समय कहना मान लेता, काश मैं उस समय थोड़ी एक्सरसाइज कर लेता, काश मैं वो ध्यान रख लेता। ये दर्द क्या हो रहा है? पेन ऑफ रिग्रेट हो। सड़क पे तेज गति से बाइक चला रहा है, लेफ्ट राइट होते चला हुआ है, अचानक एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, या हॉस्पिटल में जाके बैठा है, पहले अनुशासन से काम नहीं किया, ध्यान नहीं रखा, और बैठा है, वहां पे जाके सोच रहा है, अगर ये काश मैं उस समय सही से बाइक चलाना होता, काश मैं उस समय 2 मिनट भले लेट हो जाता, लेकिन ठीक तरीके से, अनुशासित तरीके से अपनी बाइक चलाता, तो मैं आज एक्सीडेंट मुझे नहीं हुआ होता। ये जो काश करके जो दर्द होता है, ये पेन ऑफ रिग्रेट होता है। तो समझ में आ गया ना, पेन ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है, पेन ऑफ रिग्रेट क्या होता है। मतलब जिसने पढ़ाई नहीं करी, मेहनत नहीं करी, अभी से जुटा नहीं, वैकेंसी आने के बाद तैयारी करी, पूरी हाफ हार्टेड करी, सही तरीके से नहीं करी, और एग्जाम के दिन या रिजल्ट के बाद में सोचता है, काश मैं उस समय पढ़ लेता, काश मैं उस समय सर की बात मान लेता, काश मैं उस समय ये कर लेता। ये जो काश करके जो दर्द होता है ना, बड़ा शूल की तरह छूटने वाला होता है, बड़ा गहरा दर्द ये है। तो आपके जीवन में कभी भी ये काश करके दर्द नहीं आया, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अब 4 चीजें मैं आपको बताता हूँ, 4 शब्द है केवल वो। आप अगर नोट कर सकें तो नोट करें,
बहुत ही काम की चीज आपको मैं बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। अगर डायरी पेन लाए हैं तो सेमिनार है तो लाना चाहिए था डायरी पेन, आपके टेस्ट भी हुआ होगा एक, तो उसमें आप नोट कर लीजिए। एक तो ये जरूर नोट करिए, अनुशासन का दर्द तो पछतावे का दर्द। और घर पे जहाँ पढ़ाई करते हैं ना, एक छोटे से पेपर पे लिख के वहां पे उसको चिपका देना। जब जब कभी सुबह जल्दी उठने से दर्द होता है, मन कहता है सो जा, जब जब कभी मन में ऐसा रहता है कि यार मैं शादियां नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ, मैं गाँव नहीं जा पा रहा हूँ, मैं औरों की तरह मूवी नहीं देख पा रहा हूँ, मैं औरों की तरह मजे नहीं ले पा रहा हूँ, तो समझ लेना वो पेन और डिसिप्लिन का चल रहा है, बहुत अनुशासन का दर्द का बहुत चल रहा है। और अनुशासन का दर्द अगर अच्छे से लेके सहन कर लिया तो जीवन के अंदर हर क्षेत्र के अंदर सफलता प्राप्त होगी। तो पहला अनुशासन का दर्द, पछतावे का दर्द। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा, वो घूमने फिरने के लिए आए हैं, उनको लेके दिमाग नहीं जाएगा। अनुशासन का दर्द, पछतावे का दर्द। दूसरा जो है मैं आपको बताऊं, कोई भी बात की सफलता के, मोटिवेशन के, किसी के भी 4 चरण होते हैं। आप लिख लीजिए 4 स्टेप्स, 4 चरण। पहला है जानना, जानना। दूसरा है मानना, जानना, मानना। तीसरा है स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना। और चौथा है आचरण में लाना, आचरण में लाना। अब मैं जो आपको बात कह रहा हूँ, कुमार सर जो बात कह रहे हैं, अक्षय सर जो आपको बात कह रहे हैं, और YouTube के ऊपर मोटिवेशन को भरा पड़ा है। मैं अभी इतनी देर बोलूँ, आपका सब जगह पे भरा पड़ा है। आप सबको लेके पता भी है सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। अगर मैं आपको कह दूंगा ना कि आपका एक छोटा भाई बहन है, 10वीं कक्षा में पढ़ता है, इस बार उसका बोर्ड का एग्जाम है और उसको सलाह देनी है आपको, तो क्या क्या सलाह दोगे? तो आप सब उसको सलाह दोगे कि भैया सुबह समय पे उठना है, शाम को समय पे रात को सो जाना है, सारी क्लासेस अटेंड करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो अपने टीचर से पूछ लेना है, सेल्फ स्टडी भी करनी है, इन दिनों में खेल का समय थोड़ा सा कम कर लेना है, अच्छे से कोर्स का रिवीजन करना है, रीड के प्रैक्टिस करनी है ना? सब कुछ आप उसको बता दोगे, तो सब कुछ बता दोगे, अपने खुद के ऊपर लागू कर दो, हो जाएगा काम, सिलेक्ट हो जाओ। क्योंकि आपका तो सबको है, बताना सबको आता है। मैंने जो आपको बताया है जानना, कोई भी सफल व्यक्ति के बारे में या सफलता के बारे में आप सबसे पहले जानते हो। मान लो कोई अमुक व्यक्ति सफल हुआ, जैसे मोहित का नाम लिया, एसएससी फर्स्ट रैंक आया था लास्ट ईयर, उसके बारे में आपने पहले जाना, YouTube के माध्यम से जाना, अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से जाना। जानने के बाद में थोड़ा सा और उसके बारे में जब डिटेल में जाते हैं या प्रत्यक्ष मिल लेते हैं, जैसे हमने सेमिनार वगैरह किया और उसने अपना पूरा बताया कि किस प्रकार से उसने मेहनत की, कैसे अनुशासन का दर्द उसने झेला, तो सब लोग मान गए उसकी बातों को, सफलता को मान गए कि ऐसे ऐसे सफलता मिली। पहले जानना, फिर मानना, फिर स्वीकार भी करिए। आप सब लोग स्वीकार कर लोगे कैसा अनुशासन का दर्द झेलना पड़ता है, पेशेंस के साथ में काम करना पड़ता है, नींव मजबूत करनी पड़ती है, बेसिक्स क्लियर करने पड़ते हैं, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है, रिवीजन करना पड़ता है और इसी से सिलेक्शन मिलता है। ऐसे सब बातों को आप स्वीकार कर लो, इस बात को पक्का मतलब स्वीकार कर लो। आपको क्या बताइए, क्या जानना, मानना, स्वीकार करने पर क्या आपको सफलता मिल जाएगी? क्या किस किस को ऐसा लगता है कैसा किसी से मुझे सफलता मिल जाएगी? किसी को नहीं लगता है ना? तो बताइए आपको सफलता मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा स्टेप पे आना पड़ेगा? तो चौथा स्टेप है आचरण में लाना, खुद को वैसा करना पड़ेगा, आचरण में लेके आना पड़ेगा, खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को अच्छी पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी, खुद को टेस्ट देने पड़ेंगे, खुद को मेहनत करना पड़ेगा, खुद को योगा करना होगा, खुद को मेडिटेशन करना होगा, खुद को रोजाना एक एक्सरसाइज के लिए टाइम जो है वो डिवोट करना होगा, खुद को अनुशासन का दर्द झेलना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा। और ज्यादातर बच्चों की असफलता का कारण मैं बता दूं यही है, वो 3 स्टेप तक ही रह जाते हैं,
वो ताली बजा देते हैं सफल व्यक्ति के लिए, वाह वाह वाह, क्या गजब क्या गजब। हम स्वीकार करते हैं, अरे बच्चा गजब मेहनत करी, सुबह से लेकर शाम तक लगा रहता है, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ी, वगैरह वगैरह सब कुछ हो जाता है। अरे उससे सफलता नहीं मिलेगी भाई, खुद को भी करना पड़ेगा, आचरण में लाना पड़ेगा। कबीरदास जी कहते थे, पीवत रामरस लगी कुमारी, रामरस को खुद को पीना पड़ेगा तब आनंद आएगा। मैं आपको बहुत तेज, अभी आप 2-2.5 घंटे से बैठे हैं, बहुत तेज प्यास लगी है आपको, और मैं अभी आपको कल बैठे हुए नदी दिखा दूं, देखो ये नदी है, ये मीठे पानी का कुआं है, ये जल का फॉर्मूला है, हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 1 और मिलकर जल बनता है। जल के साथ फोटो बता दूं, या मैं जो है मैं अपना पानी का गिलास आपको दिखा दूं, देखो ये पानी है, क्या इतने भर से पानी का फॉर्मूला बता दिया, पानी दिखा दिया, पानी मीठे पानी का कुआं दिखा दिया, नदी दिखा दी, क्या इससे पानी की प्यास आपकी मिट जाएगी क्या? अरे बोलिए ना, मिटेगी क्या? तो प्यास कैसे मिटेगी? पानी हमें प्यास लगी है, प्यास कैसे मिटेगी बताइए? सब लोग बोलिए पानी। तो आपको भी वो सब आचरण में लाना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन मिलेगा, सिंपल सी बात। तो आप सभी जो है अपने जीवन में जो ये 4 चरण बताया, उसमें चौथे चरण के अंदर आप आ जाए, जानना मानना स्वीकार करने के बाद में आचरण में आप चीजों को लेके आए। ऐसे में प्रभु से कामना करता हूँ, उत्कर्ष में बहुत सारे नवाचार कर रहे हैं विद्यार्थियों के हित में, दिन भर रात भर हम सोचते रहते हैं, बहुत बड़ी टीम है जो उसके लिए काम करती है। और यदि वास्तव में आप चाहते हो कि कोई ऐसा है मेंटर जो आपसे ज्यादा मेहनत करे, कोई ऐसा कोचिंग हो जो आपके लिए आपसे ज्यादा मेहनत करे, तो फिर उत्कर्ष में आपका स्वागत है। आप देखेंगे कि हम आपसे ज्यादा मेहनत करेंगे, आपके ऊपर आपको लगेगा कि वास्तव में सर कोचिंग की नई परिभाषा जो है वो उत्कर्ष ने दे दी है। और जो उत्कर्ष में अभी पढ़ रहे थे, जिन्होंने हाथ खड़े किए, वो ईमानदारी से बताओ, उत्कर्ष में पढ़ के मजा आ रहा है? ऐसे कौन कौन बच्चे हैं वो आप जिनको वास्तव में लग रहा है सर उत्कर्ष में पढ़ के आनंद आ रहा है? देखिए, जो बच्चे सामने बैठे थे उन्होंने सब बच्चों ने मैसेज किया, उनके बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हो, फी जमा कर रहे हो, आपने मुझसे ये सेम क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि हमारी पूरी टीम, हमारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं। आज भी मैं देख रहा हूँ टीचर्स जो है सेमिनार है, लेकिन टीचर्स अपना समय डिवोट करके सामने बैठे स्टूडेंट्स के लिए कि भाई वो अनुशासन में रहे, उनका कोई क्वेश्चन हो बाद में तो उनका क्वेश्चन का रिप्लाई कर सके, इसके लिए साथ हम बैठे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी ये सब कुछ करते करते जो है कई बार लगेगा आप अकेले तैयारी करना, मैं अकेले पढ़ गया, सारी दुनिया घूम फिर रही है, ऐसे कर रही है, ये अकेलापन सब महसूस तो होगा कभी, उसको होने दीजिए, महसूस होने दीजिए, क्योंकि कभी अकेला चलना पड़े तो भयभीत मत, कभी अकेला चलना पड़े तो भयभीत मत होना, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन व्यक्ति अकेला ही जीवन में बड़े बड़े सिंहासन जो है वो आप प्राप्त करें, और अंत में केवल आपको एक मैं आशीर्वाद देके अपनी वाणी को विराम दूंगा। अच्छा, आपके जो देवी देवता है ना, आप हनुमान जी को मानते हो, या विष्णु भगवान को मानते हो, महादेव जी को मानते हो, आपके कोई पिताजी है, कोई परदादा वगैरह, वो कोई पितृदेव कोई आपके हो, तो उन सबको एक ही आशीर्वाद देना आता है, तथास्तु। बोलो, कौन सा आशीर्वाद देना आता है? बोलिए ना, तथास्तु आशीर्वाद देना आता है, तथास्तु, ऐसा ही हो। अगर कोई लेके ये सोचेगा कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो हैरान हूँ, मैं तो परेशान हूँ, मेरे से पढ़ाई होती नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, ऐसे ही रहने वाला हूँ, मैं तो खैर हो जाऊंगा, आशीर्वाद आएगा तथास्तु, ऐसा ही हो। और अगर कोई सोचेगा नहीं मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ, गिरवाल सर ने इतनी अच्छी बातें बताई, कुमार सर ने इतनी अच्छी बातें बताई, दुनिया की कोई ताकत मुझे पास होने से रोक नहीं सकती, मैं अपनी मेहनत करूंगा, जीवन भर अनुशासन का दर्द जो है वो मैं झेलूंगा, मैं केवल जानने मानने और स्वीकार करने तक के स्तर पे नहीं रहूंगा, तो अच्छी बातों को अपने आचरण में लेके आऊंगा, और जीवन के हर क्षेत्र के अंदर मुझे तो सफलता मिलने वाली है।
आशीर्वाद आएगा। तथास्तु। आज दूसरे वाला तथास्तु किसको चाहिए? अरे दूसरा वाला तथास्तु जो मैंने बोला है कुछ लोगों को नहीं चाहिए क्या? दूसरे वाला तथास्तु जो आपको सफलता दिलाए तो ऊपर से आशीर्वाद आए, सफल, अच्छी मेहनत कर रहे हो, सफल, अच्छी दिनचर्या में सुबह 5 बजे उठ सकता हो, यस, सफल। तो आप सभी को मैं दूसरे वाला तथास्तु देता हूँ। तथास्तु, तथास्तु, वो ये क्लास में दोबारा बैठे लाइक करते हैं। दर्शन किए हैं, वो पछता है आगे कहाँ है आगे। 12 ज्योतिर्लिंग और 4 नाम दर्शन करके जो मुझे पुण्य प्राप्त हुआ, वो पुण्य मैं आपके साथ में ट्रांसफर करता हूँ, आपको मैं ब्लेस करता हूँ। जो जो बच्चों का क्यों क्लियर है कि मुझे सफल क्यों होना है, जीवन में जो मेहनत करने के लिए तैयार है, जो अपने परिवार की स्थिति परिस्थितियां वास्तव में बदलना चाहते हैं, जो कोई भी जॉब करने के बाद उस जॉब में सर्विस को प्राथमिकता देंगे, सेवा को प्राथमिकता देंगे, ऐसे सारे बच्चे जो है वो सबको ब्लेसिंग्स लगे, वो सारे बच्चे जीवन में सफल हो जाए। ऐसी अच्छा कंटेंट